डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नाज़िम्स एंड द राइट्स ऑफ हिटलर, क्लास 9। कल तक हमने स्टडी कर लिया नाजी का प्रोपेगेंडा ऑफ रेशियल पॉलिसी, रेशियल यूरोपिया, नाजीज विद द यूथ। ऑल्सो हमने देखा कि नाजी इन द मदरहुड कल्ट में किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट? जिसने लेक्चर्स फॉलो नहीं किए हैं, काइंडली गो बैक एंड फॉलो ऑल द लेक्चर्स। इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट, आप चाहें तो उस पर क्लिक कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे ऑफ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री। एनीवेज, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। दैट इज हमारा टॉपिक है आज का दी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी प्रोपेगेंडा मतलब अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के लोगों तक कैसे पहुंचाना है, दैट इज प्रोपेगेंडा। अब इस चीज को कितनी खूबसूरती से नाजी प्रेजेंट कर रहे थे। अब उनका प्रोपेगेंडा क्या था? उनका प्रोपेगेंडा यही था, भाई ज्यूस से हेट करो। उनका प्रोपेगेंडा ये था कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही है। उनका प्रोपेगेंडा ये था कि मैं ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इन सारी चीजों को वो कैसे सॉर्ट आउट कर रहे थे, बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा टॉपिक है, उसको आराम से देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाजी यूज मीडिया विद केयर, ठीक है। अब ये आपको पता है कि सेंसरशिप थी, नाजी ने आते ही सारे के सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, टेलीविजन सब अपने अंडरटेकिंग में ले लिया था, सेंसरशिप लगा दिया था। तो वो मीडिया का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करते थे, कभी भी मर्डर, किल इस तरीके के शब्द यूज नहीं करते थे, क्योंकि सिर्फ जर्मनी में नहीं दिख रहा था ये सब, तो पूरे संसार में लोग देख रहे थे नाजी क्या कर रहे हैं वहां पे। इसीलिए आपने चैप्टर के एकदम बिगनिंग में पढ़ा है कि उनको ह्यूमैनिटी का जो है वो कातिल माना गया और ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा एनिमी माना गया था, और उनको पूरे जो है हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उस जो है उनको मतलब इस तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस के कटघरे में खड़ा किया था। तो इतना जो सब कुछ कर रहे थे वो फिर भी बहुत ध्यान रख रहे थे, जैसे कि वो किल और मर्डर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो किल और मर्डर की जगह वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में क्या यूज करते थे, ये हमें देखना है। देखो, मास किलिंग, जो वो गैस चैम्बर में भर के ज्यूज और जिप्सीज को मरवाते थे, उसको क्या बोलते थे? मास किलिंग वाज नोन एज स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन। अब ये टर्म हर एक अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग थे। ज्यूज के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन, मतलब मास किलिंग। दूसरा ये है यूथेन, दिस इज यूथेनेसिया, ओके, दिस इज यूज फॉर डिसेबल्ड पर्सन, ठीक। जो लोग के हाथ पैर नहीं थे, जो ऑर्फन थे, हैंडीकैप थे, वो सारे लोगों को के लिए हम ये वर्ड यूज करते थे। गैस चैम्बर, गैस चैम्बर को गैस चैम्बर नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता था डिसइंफेक्शन एरियाज, ठीक है, जहां पर गंदे लोग रहते हैं, जहां पे जर्म्स रहते हैं, राइट। फिर देखो नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, बाथरूम इक्विप्ड विद द फेक शावर हेड। ऐसा लगता था, दे लुक लाइक, ये एरियाज कैसे लगते थे बच्चों? लुक लाइक कि एक बाथरूम में एक फेक शावर हेड लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से गैस चैम्बर्स दिखते थे। नाउ स्प्रेड आइडियाज विद, अब अपनी बातों को ये लोगों तक कैसे रखते थे? बहुत सारे मीडियम थे नाजी के पास अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। विजुअल इमेजेस, ठीक है, पिक्चर्स दिखाओ, रेडियो था, पोस्टर था, लीफलेट्स थे, फिल्म्स थी, ये इस तरीके की सारी चीजों का इस्तेमाल वो करते थे। और एक मूवी भी इन्होंने बनाई थी, और मूवी का जो एम था ना, जो मूवी बनाई थी नाजी ने, उसका यही था कि ज्यूस कितने खराब हैं। मूवी में उनको एकदम इवल, भूत और गंदा दिखाया जाता था, वीक दिखाया जाता था, और लोगों को बताया जाता था किस तरीके से शुरू से इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। देखो, फिल्म्स विद एम टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूस। तो मूवी बनती इसलिए थी ताकि लोग देखें और उनके मन में अंदर से, इसलिए नहीं क्योंकि नाजी कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके मन में अंदर से ज्यूस के लिए नफरत भर जाए, तो जो नाजी करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। शोन एज इविल, वीक एंड डिजेनरेट। एग्जाम्पल, एक मूवी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड दैट इज द इटर्नल ज्यूज। ये मूवी का नाम एक नंबर में याद रखिएगा कि भाई 1 मार्क क्वेश्चन है ये, कि कौन सी मूवी नाजी ने टू क्रिएट हेट्रिज्म फॉर ज्यूज के लिए जो है वो बनवाई थी, एंड दैट वाज द इटर्नल ज्यूज which want people to believe, जिसके कंक्लूजन में ये था कि नाजी could alone solve all the problems, कि नाजी अकेले काफी हैं आपकी सारी परेशानियां सुलझाने के लिए। आपको बिल्कुल ज्यूस की जरूरत नहीं है, जिप्सीज की जरूरत नहीं है, अनडिजायरेबल पीपल की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग तो बिल्कुल फालतू हैं,
कचरा है, डिसइंफेक्टेंट है, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा, और ये सारे लोग सिर्फ हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी को गंदा कर सकते हैं। तो अंदर से इनके लिए हेट्रेड पैदा हो, ऐसा इन्होंने मूवी में पिक्चराइज किया और इस तरीके से लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। ठीक है, अब आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में आपको समझ आया होगा कि नाजी किस तरीके से अपनी बातें करते थे। जैसे फिल्म बना दी एक, ठीक है, या पोस्टर्स आपके एनसीईआरटी में एक पोस्टर बना हुआ है, जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो मेरा सजेशन तो ये है कि सारे बच्चे फॉलो करें। फिर भी एक आपके बुक में इसी टॉपिक के नीचे एक पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर दिखा रही है किस तरीके से ज्यूस को रिप्रेजेंट किया जाता था पिक्चर्स में, लीफलेट्स कैसे छापी जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें नाजी का प्रोपेगेंडा था। ये प्रोपेगेंडा आप समझ रहे हो, किसी चीज को, किसी छोटे से बात को अगर हम बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको फैला दे सब में, मिर्च मसाला लगा के आपके लैंग्वेज में, तो वो प्रोपेगेंडा हो जाती है। तो इस तरीके से नाजी ने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया फॉर ज्यूस, ताकि जो वो कर रहे हैं वो सही बन जाए, सही साबित हो जाए, लोग ऑटोमेटिकली उसको अपना ले, उनको कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। जब उनके मन में नफरत पल जाएगी, कुछ ऐसा देख लेंगे कि जैसे ये किलर है, ओके, मर्डरर है, उन्होंने हमारे पुजारियों को मारा है, चर्च में क्रिस्ट को मारा हुआ है, तो इस तरीके से उनके मन में एक बदले की भावना आएगी और वो खुद ज्यूस को हटा देंगे। इस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। दिस वॉज ऑल अबाउट आर्ट एंड प्रोपेगेंडा। इसी वीडियो में अभी ये खत्म नहीं हुआ है लेक्चर, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि लेक्चर बहुत छोटा है, आज का ये टॉपिक बहुत छोटा है, तो मैंने एक और टॉपिक इस आज के लेक्चर में अटैच कर रखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के फिनिश लाइन पर हैं, चैप्टर खत्म ही होने वाला है, तो अपना सब्र बनाए रखिए। जो लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ। तो यहाँ ऑर्डिनरी पीपल पे अब इन सारी चीजों का, दी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा का, मूवीज का, फिल्म का, न्यूज़पेपर का क्या असर हुआ। नॉट ओनली ऑन ऑर्डिनरी पीपल, यू विल सी कि कैसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होना शुरू हो गया। ये सब देख देख कर एक ये कंडीशन आ गई थी स्टूडेंट्स की, ज्यूज अपने बारे में इतना गंदा देख के ना, काली आंखें, काले बाल, मतलब ऐसा होता है, काली ही आंखें होती हैं, काले ही बाल होते हैं, पर एक डरावना सेंस होता है, भूत जैसा कुछ लगा देना, ईवल बना देना उनको। ठीक है, इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर देना कि वो खुद ही खुद को देख के डर जाएंगे। इवन अपने सपने में वो खुद को देख कर डर रहे थे। पढ़ेंगे इसके बारे में हम। एक राइटर ने इस पर लिखा है कुछ, इन्फ्लुएंस्ड बाय नाजी, नाजी की बातों से इन्फ्लुएंस होके मेनी डेवलप्ड हेट्रेड फॉर ज्यूज। वही हुआ जो नाजी चाहते थे, बहुत सारे लोगों के मन में घृणा भर गई ज्यूज के लिए, एकदम नफरत हो गई। जो अगर नेबर में कोई ज्यूज रहता भी है ना, तो उसके घर के ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि सस्पिशियस घर है, खतरा है इस घर में, क्योंकि मर्डरर्स रहते हैं, किलर्स रहते हैं। तो दे मार्क ज्यूज हाउस सस्पिशियस। सी क्या कंडीशन हुई होगी बेचारे ज्यूज की। ठीक है, अब नॉट एवरीवन वाज नाजी, लेकिन ये हाल पूरे 100% पॉपुलेशन का नहीं था। सारी परसेंट पॉपुलेशन नाजी को फॉलो नहीं कर रही थी, कुछ उसके अगेंस्ट भी थी, लेकिन जो अगेंस्ट थी ना, वो बच्चों खुल के सामने नहीं आ रही थी, वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो डर रही थी कि बिना कुछ किए तो ज्यूज के साथ ये हालत की, अगर प्रोटेस्ट कर दिया तो क्या होगा। वैसे भी डिक्टेटरशिप में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप। सेंसरशिप था प्रेस पे, इसलिए था कि किताबें भी उनके खिलाफ ना छपे, कुछ भी उनके खिलाफ ना जाए, तो अगर आप बोलोगे तो आपको बिना वजह जेल हो जाएगी। तो वो खुल के नहीं आ पा रहे थे, पर अपनी बातों को व्यक्त कर रहे थे। कैसे किया, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक जो आपके फाइटर है, मैं कहूंगी फाइटर है, प्रोटेस्टर है, पास्टर। पास्टर ने एक पोयम लिखी, आपके एनसीईआरटी में ये पोयम लिखी हुई है, मैंने उसका कंक्लूजन यहाँ लिखा है पोयम का। ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि कभी एक नंबर में वो पोयम आ जाती है और कहते हैं कि व्हाट डज दिस पोयम सिग्निफाई, तो आपको उसको बताना पड़ेगा व्हाट डज इट सिग्निफाई। आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट। ठीक है, या ऐसा समझ लो और बेहतर तरीके से देखिए, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, फर्स्टली दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। पहले जो नाजी थे उन्होंने कम्युनिस्ट पे वार किया, बट आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, पर मैं बच गया क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। ठीक, मतलब वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया जब कम्युनिस्ट पे वॉर हुआ, तो चुप रहे क्योंकि वो नहीं थे, कोई बात नहीं, चले गए। फिर दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, फिर इन लोगों ने उन पर अटैक किया जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, जो रिपब्लिक चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, लेकिन मैं वो भी नहीं था, तो मैं फिर बच गया। बट अगेन आई वाज क्वाइट, क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था। नेक्स्ट वो कहते हैं, देन दे केम फॉर ट्रेड यूनियनिस्ट, फिर वो आए उन व्यापारियों के लिए जिन्होंने यूनियनिस्ट बना लिए अपने व्यापार के लिए, पर अगेन मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था, मैं फिर बच गया। ठीक है, यानी मैंने फिर कुछ नहीं किया, जो हो रहा है वो होने दिया, चुप रहा।
देन दे केम फॉर ज्यूस। फिर उन्होंने अपने कंट्री से कैसे बाहर निकालने की सोची, ज्यूस की। थोड़ा बहुत मुझे फर्क पड़ा, राइटर कहते हैं अब थोड़ा सा फर्क मुझे पड़ा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। देन दे केम ऑन टू मी, फाइनली वो मेरे पास आए, फाइनली वो मुझ पर आ गए, और अब कोई नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो पाएगा। देयर वाज नो वन हु वुड स्टैंड फॉर मी बट ओनली मी। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया, पहले पूरी दुनिया किसी के लिए नहीं जागी, किसी के लिए यूनाइट नहीं हुई, न कम्युनिस्ट के लिए, न सोशल डेमोक्रेट के लिए, न ही यूनियनिस्ट के लिए। एक एक करके नाजी ने सबको बाहर कर दिया, सिर्फ उन्हीं को वही छोड़ा जो उसकी गुलामी कर सकते हैं। ये उनकी पोएम कह रही है, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि कैसे बर्बादी को वो लोग अपनी आंखों के सामने देखते रहे। ये पोएम उन्होंने लिखी थी। और ऐसे ही चार्ल्स, शी इज अ वुमेन, इन्होंने अपनी डायरी लिखी थी, पर्सनल डायरी लिखती थी उस वक्त जो भी हो रहा था, तो डायरी में लिखी थी। और बाद में लेटर ऑन उनकी डायरी से एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स। दैट इज द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स इज कि कितने बुरे सपने थे, जो जिसकी बात मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर रही थी बच्चों, कि ज्यूस की ये सब देखकर ये हालत हो गई थी कि वो खुद से डर रहे थे, सपनों में उठ के बैठ रहे थे। या इतना डरावना और भयावह मंजर था कि अभी कुछ क्षण बाद आपसे कह दिया जाए कि आपको उठा के गैस चैम्बर में भेज दिया जाएगा जहां आप मर जाएंगे, या आप जेंट्री छोड़ दीजिए, तो सोचिए कि आपकी क्या कंडीशन होगी। ऐसी ही कंडीशन थी और उसी पर उन्होंने किताब लिखी, रॉट हाउ ज्यूज वर scared about themselves, खुद से डर रहे थे, and even in their dreams, सपनों में भी डर रहे थे। और कुछ की तो ये हालत थी कि वो सपने देखकर ही, ये सब देखकर ही मर गए थे, गैस चैम्बर तक भी नहीं पहुंच पाए थे मरने के लिए, खुद ही हार्ट अटैक या आप कहीं सदमा या डर इतना बढ़ गया था कि दे प्रपोज टू डाई इंस्टेड ऑफ लिविंग। So this was the condition, this was a crime against humanity। इंसानियत को इस तरीके से शर्मसार किया जा रहा था क्योंकि आम लोग, ज्यादातर लोग उस वक्त नाजी के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे और अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनके आंखों पे पट्टे जड़े हुए थे। किस्सा अभी नहीं खत्म हुआ है, चैप्टर अभी ऑन है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे होलोकास्ट, द नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। तो नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट लास्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का, बने रहिए। और अब पढ़ते हैं, देखो होलोकॉस्ट क्या होता है, विल सी। होलोकॉस्ट, नाउ व्हाट इज होलोकास्ट भी बोलते हैं इसे, होलोकास्ट क्या था? देखो एक नाम था जो ज्यूज ने दिया था उस सारी चीजों को जो उनके साथ हुई, उन सारी चीजों को जो उनके साथ, जो बुरा उनके साथ बर्ताव किया गया, उसको उन्होंने नाम दिया होलोकॉस्ट। अब पूरी दुनिया को ये चीजें ट्रिकल हो रही थी कहीं ना कहीं कि ये सब क्या चल रहा है, नाज़ी जो कर रहा था ना ज्यूज के साथ, जिप्सीज के साथ, अनडिजायरेबल्स के साथ, वो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं पता चल रहा था। लेकिन क्योंकि सेंसरशिप था प्रेस पे, तो सब कुछ ऐसे खुल के सामने नहीं आ रहा था। आप ऐसे समझो जैसे अभी आपकी कोविड-19 की स्थिति है, चाइना अगर बहुत पहले रिवील कर देती है एक्चुअल स्टेज, तो शायद बहुत पहले ही ये रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने छुपाया और ये इतना बढ़ गया। सिमिलरली नाज़ी अपनी सारे इविल्स को छुपाते जा रहे थे, लोगों को ट्रिकल था पर एग्जैक्टली कुछ नहीं पता था। पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और नाज़ी हार गए, ये सारी हकीकत दुनिया के सामने आ गई। और ये होलोकॉस्ट, ये जो हुआ, ये दुनिया के सामने कौन लाया? ज्यूज लाए। बहुत सारे लोग उसके क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर 2 के क्राइसिस से उभरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे ज्यूज चाह रहे थे कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो पूरी दुनिया को पता चले कि ये कितना बुरा इनके साथ किया गया है। और वो कैसे पता चलेगा? ज्यूज इस टाइम गीटोज में रह रहे थे ना बच्चों, या कैंप्स में रहते थे, उस वक्त वो लोग डायरियां लिख रहे थे। वो डायरीज में उन्होंने सब कुछ लिखा होता है, जब जो उनके साथ हुआ, तो उनके थ्रू वो चाहते थे ये सारे प्रूफ लोगों के सामने आए। और जैसे ही नाज़ी को ये बात पता थी, तो नाज़ी को जैसे ही भनक हुआ कि अरे हम हारने वाले हैं, उन्होंने फटाफट से अपने लीडर्स को बोला कि जाओ जाके पेट्रोल से सारे सबूत जला दो जो उनके खिलाफ है। कोशिश पूरी हुई लेकिन वो जीत नहीं पाए, क्योंकि ये मेमोरीज थी जो लोगों के दिमाग में थी, उनके जहन में थी, जो हर जगह थी, उन गीटोज में थी, उन कैंप्स में थी, उन हैंडीकैप पीपल में थी, बच्चों में तक थी। तो कहां तक वो इस मेमोरीज को लॉस करते, इस होलोकास्ट को जो उन्होंने किया, ये गंदे कांड को किस तरीके से छुपाते, वो नहीं छुपा पाए। फाइनली दुनिया के सामने उन सारे लोगों का चेहरा आ गया जिन्होंने ये सब किया और ये क्राइम किया। तो आप एक बार देख सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें याद रखने के लिए, बस होलोकास्ट याद रखना है। ज्यूज ने जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसको नाम दिया होलोकॉस्ट। तो पीपल इन द वर्ल्ड एग्जैक्टली केम टू नो द कंडीशन ऑफ द पीपल इन जर्मनी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट।
Jews wanted the world to know what happened to them, and this is the term as Holocaust. People in ghettos and camps wrote diaries, notebooks, archives. Nazi के leaders tried to patrol it all. सब पेट्रोल डाल के आग जलाना चाहते थे, but they failed. ठीक है, जितने भी लोग ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट थे, फाइनली उनको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने क्रिमिनल घोषित किया, उनको सजा मिली और ज्यूज की कंडीशंस को में सुधार आया और लोगों को एक लेसन मिला कि ऐसा दोबारा नहीं करना है। और इस होलोकॉस्ट के साथ हमारा ये चैप्टर आ गया है अपने एंड पर। अब हम खत्म कर चुके हैं नाजी का पूरा चैप्टर विद कंप्लीट एनसीईआरटी। ओके, कल का लेक्चर बहुत जरूरी है क्योंकि मैं सुनाने वाली हूँ पूरे चैप्टर की एक स्टोरी। जिन बच्चों को एनसीईआरटी टॉपिक कुछ समझ में नहीं आता, वो सब छोड़ के वो स्टोरी सुन ले, कहानी तो याद रहेगी ना। हालांकि कहानी को हमने बहुत इलैबोरेशन में पढ़ा है, लेकिन अब एक शॉर्ट में एक स्टोरी की तरह कल रिप्रेजेंट होगा। सो बी देयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेल आइकन आपको मिलते रहे ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के। एंड फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है, उससे क्या होगा, मेनी मोर क्वेश्चंस विल कम अप टू मी और वो आपको भी पता चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर होंगी। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।